संघ के थ्रू तो इन्होंने हिंदुत्व का फैलाव करा। और ये किसान आंदोलन ने सिद्ध भी करा। भाई गुरुद्वारा था, जब समय आया तो गुरुद्वारा ने वापस रिटर्न करा। मैं खालसा सजा 25 दिसंबर 2021 को अकाल तख्त साहिब से वहाँ जा कर के खालसा सजा पूरे सिख स्वरूप के अंदर मैं सिर्फ सिख स्वरूप में इसलिए आया कि मैं एक संदेश देना चाहता था मेरी कौम को कि ये जिस पाखंड में आप लोग जा रहे हो ना, इसमें हमारा कोई भला नहीं है। सत श्री अकाल। साडा टीवी USA ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। किसानी अंदोलन तो बाद बहुत चीज़ां उभर के सामने आईयां। ਵੱਡੇ तौर ਤੇ कुछ लोगों ने ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸ਼ਖਸ जो अमरीका तो अज इन्हों मिलन लई पहुँचे हुए ने वो भी मौजूद रहेंगे, उन्होंने भी पूछांगे, आपां उन्हां नाल भी गलबात करांगे। सो बने रहो वीडियो दे विच। दोस्तों अरविंद सिंह बजाणिया साहब साडे नाल मौजूद ने। जिवें कि तुहानूं दस्सिआ कि सवाल जवाब है या फिर गल्लां बातां जिहड़ियां वो हिंदी च रहणगीआं, तां स्वागत करते हैं। अरविंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है साडा टीवी USA पे। धन्यवाद आपको और सभी सुनने देखने वालों को वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी मेरे को समझ में आती है, आप पंजाबी में बोलो बोले, मेरे को थोड़ी सी कम आती है, तो मैं हिंदी में बोलूँगा, आप पंजाबी में बोलो बोले, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा था कि हिंदी में जो आपके चाहने वाले हैं, जो यहाँ इस तरफ के लोग हैं, वो हिंदी में जो ना सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे, सुनेंगे, उनको कुछ शिक्षा आएगी इसकी। नहीं, यहाँ मैं आपको बताऊँ, मेरे गांव में लोगों को पंजाबी बहुत जनों को बोलनी आती है। ये मेरा दुर्भाग्य मान लो, मैंने रुचि नहीं ली और मैं क्योंकि पंजाबी बेल्ट से जुड़ा हुआ भी रहा पर कभी रुचि नहीं ली। पर गांव में पंजाबी बहुत लोगों को आती है। एक दिन तो मैं वाक़या बताऊँ छोटा सा, मेरे अंकल थे, उन्होंने, उनका नाम तो बलवीर सिंह है, उन्होंने मेरे को एक दिन फ़ोन करा, बोला भाई कै तुसी अरविंद सिंह जी हो? तो मैंने कहा हाँ जी बोलो साहब। तो मैं से भाई बलविंदर सिंह आया हूँ लुधियाने से, तो तुसी बताओ गांव कदे आओगे? तो मैं तो उनको पहचाना ही नहीं, परंतु क्योंकि वो बाहर रहे हुए हैं, सऊदी अरेबिया काफ़ी रहे हुए हैं, तो उस वजह से उन्होंने वहाँ बड़ी अच्छी खासी बोलनी सीख ली। तो गांव में और बेल्ट में ऐसा कुछ नहीं है, पंजाबी बहुत लोगों को आती है हमारे एरिया में। अरविंद जी बेसिकली मैंने जो आपके बारे में पता किया, जो आपके बारे में जाना कि आप किसान लीडर भी हो, तो ये किसान लीडर बनने की मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक सही किसान बनने की रुचि कब से जागी आपको? देखो पहले मैं एक आज के समय में मेरे बारे में अगर कोई आदमी जानता है, मेरे को देखता है, तो मेरे भविष्य जो भूतकाल है वो देख करके थोड़ा अचंभित होएगा। मैं एक कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ, जोधपुर में सेंट एंथोनी स्कूल में से पढ़ा हुआ हूँ। उस समय जोधपुर में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, क्योंकि मेरे पिताजी जोधपुर में DRDO में साइंटिस्ट थे। एजुकेशन लेने के बाद में इंग्लिश मीडियम स्कूल में एजुकेशन लेने के बाद में मेरे साथ के आज सारे के सारे गजेटेड ऑफिसर्स हैं या कोई पॉलिटिशियंस है बढ़िया। उसके बाद में मैंने 15 साल स्कूल एजुकेशन में बिताए। उसके बाद में कुछ घटनाएँ इस तरह की हुई कि मेरा मन उचट गया दुनियादारी से और मैं गांव में आ गया। गांव में आने के बाद मकान बनाया और शांति से जीवन जीने लग गया।
कुछ मेरे जो साथी थे, या मैं कहीं शादी ब्याह में जाता था तो मेरे को हर जगह कहते थे कि भाई जुझारू आदमी है तू, क्योंकि हमेशा मेरा स्वभाव हर चीज़ के लिए लड़ाई लड़ने का है। भाई लड़ना चाहिए, आपके जो मुद्दे हैं उनके लड़ना चाहिए। तो गांव में तो जैसे मेरे को कहते हैं, मेरे दादाजी का नाम लोठा राम है। राम तो बाद में लगाया था, पहले तो लोठा ही होता था। तो बोला मेरे को तो कई बूढ़ी अभी भी जैसे लोठा ही कहते हैं, क्योंकि मेरा दादा था, मैं आपको बताऊं, सन 48 में हमारे गांव में हीरालाल शास्त्री जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे, उनकी एक सभा होनी थी। कॉमरेड तिलोक सिंह की लीडरशिप के अंदर मेरे दादा भी साथ में थे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम यहाँ पर सभा नहीं होने देंगे मुख्यमंत्री की। किसान आंदोलन में तो हरियाणा में जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ हरियाणा के किसानों ने नहीं उतरने दिया था। तो मैं उस दादा का, मेरे उस दादा का खून मेरी रगों में बहता है, जो उस समय से ही विद्रोही तेवर के थे। तो वहाँ इस समय हीरालाल शास्त्री की वो मीटिंग नहीं होने दी थी। उस समय 2 महीने जेल में भी रहे। तो विद्रोही ये चीज़ तो पहले से ही थी, शुरू से थी। तो उस कारण से क्या, फिर मैं किसान आंदोलन से पहले किसान के मुद्दे पर ही मैं घर से बाहर निकला, गाँव में जाता था, लोगों को जागरूक करता था। तो उस समय कई जगह तो मेरी बेइज्जती भी होती थी। लोग बाग कहते थे किसान काय का मुद्दा है और है। तो मैं उनको कहता था कि आप आज मुझे कुछ भी कहो, बोले मैं दोबारा आपको जगाने के लिए आऊँगा, मेरा काम जगाना है और मैं एक किसान हूँ। कई जगह मुझे कहते भी थे। तो मैं उनको कहता था देखो, मैं वही बात कहता हूँ जो मैं करता हूँ। मैं शुद्ध किसान हूँ, मैं एसी में नहीं सोता हूँ, मैं जेठ के महीने में भी खेत में रहता हूँ, मैं माह के महीने में भी खेत में रहता हूँ, और पशु रखता हूँ। 10-11 गायें हैं मेरे पास में। तो वहाँ फिर उनकी बोलती बंद हो जाती थी, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि इंसान बोलता क्या है, खुद का काम तो क्या है, और दूसरों को उपदेश देता है। वहाँ से फिर बाद में 2 महीने बाद में किसान आंदोलन स्टार्ट हो गया था। किसान आंदोलन स्टार्ट हो गया तो यहाँ से फिर बाद में वही बात है, मैं गांव-गांव घूमा, यहाँ से लोगों को ले जाता था जागरण करना। तो उस वजह से फिर वो धीरे धीरे कारवां वो तो पूरे देश में ही बन गया था। तो लीडर तो मैं मेरे को अपने आप को नहीं मानता हूँ, क्योंकि लीडर बनने के बाद में फिर दूरी हो जाती है। और हम एक ऐसी संस्कृति से आते हैं जहाँ पर नेता और प्रजा का कंसेप्ट नहीं है, और हम वहीं खो गए। हम नेता बना देते हैं। नेता या तो हमारे को बेच आता है, या वो अपने मुद्दे फिट करता है, या अपने आप करता है। तो जैसे पूरे राजस्थान में लगभग मेरे को जानते हैं बहुत जगह। तो मैं किसी संगठन से नहीं जुड़ा, इसीलिए नहीं जुड़ा कि भाई मुझे नेता नहीं बनना है। मैं आम किसान बना हुआ रहूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनके बराबर रहूँगा। तो आप जब किसानी आंदोलन चला, पहले पंजाब में काफ़ी टाइम चला, फिर दिल्ली गया, तो आपको कब पता चला कि किसानी आंदोलन जैसा कुछ हो रहा है हमारे फसलों पे या हमारी ज़मीनों पे, या 3 काले कानूनों के बारे में? नहीं, ये जब पंजाब में चल रहा था ना तभी, क्योंकि मैंने पिछले 2 सालों के ये किसान आंदोलन से 2 साल पहले एक बौद्धिक आदमी से दोस्ती कर ली थी, क्योंकि जितना रुझान था तो हमारी बातें होती रहती थी। तो उसमें भी ये चीज़ें, जैसे हम पंजाब की बातें करते थे कि पंजाब को भाई अब आर्थिक रूप से पूरे देश से तोड़ा जाएगा और वो होएगा, क्योंकि वहाँ आंदोलन चल रहा था। निगाह थी हमारी, उस समय निगाह थी, हमारी बात भी होती थी कि भाई अब हमारे को गांव कैसे बचाना है, उन चीज़ों पे हम बात करते थे। तो उसी समय हमने तो उसी समय सार निकाल लिया था कि भाई, एक बार मैंने बात करी थी कि मैंने कहा आप मेरे एक जानने वाले हैं, उनको मैंने पूछा कि भाई आप हमारे को, हमारी आने वाली पीढ़ी है तो क्या चीज़ बचानी है। तो उन्होंने मुझे 3 चीज़ बताई, और वो चीज़ मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ कहता हूँ। उन्होंने कहा कि एक तो हमारे जो बीज हैं उनको सुरक्षित रखो आप, एक पानी के जो संसाधन है वो हमारे सुरक्षित रहने चाहिए, 2 चीज़। और तीसरी चीज़, हम जो पशुपालन करते हैं तो हमारे गाय है, भैंस हैं, तो इनके जो हमारे भैंसें हैं, जो गोदे हैं, इनको चाहे आप सांड खाओ, वो हमें सुरक्षित रख रहे हैं। नहीं ये इस तरह से काम कर रहे हैं, ये तो आज हमारे सामने चीज़ें आई हैं, नहीं ये इस तरह से काम कर रहे हैं कि हम हमारा ये सब चीज़ खो देंगे। अब आज आप देख रहे हो जैसे संसद ने सीड बिल ला दिया है, संसद में सीड बिल ही नहीं ला दिया है, हमारा किसान तो सोया हुआ है। मैंने 2-3 जो एसकेएम के नेता हैं उनसे बात करी कि अभी 10-15 दिन पहले की बात है कि संसद अब में ये चीज़ कानून बन गए कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों के थ्रू हमारे खेत में आ गया है। इसमें 3.5 लाख तो क्लस्टर बनेंगे और 7 लाख ये लोग कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बना रहे हैं।
उसमें 3 बिल इन्होंने पास कर दिए हैं। इसमें एक सीड बिल का है, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, और बाकी दूसरा ये है ही खेती का वो करना। तो ये इसके थ्रू आएंगे। और मैंने उनको कहा कि भाई ये तो 3 कृषि बिल से भी खतरनाक आ गए हैं। तो बोले भाई हम तो किसानों की बात कर रहे हैं। तो किसानों की बात कर रहे हो तो संसद में किसानों के बारे में जो चीज़ हो रही है आप उनके बारे में क्यों नहीं बात करते हो? होनी चाहिए वो बात। तो मुझे टरका करके छोड़ दिया कि भाई हाँ हम बात करेंगे और करेंगे। मैंने कहा आप एमएसपी की बात कर रहे हो, किस एमएसपी की बात रह जाएगी? ये करें हम तो फोर्टिफाइड अनाज खरीदेंगे, हमारा अनाज तो इन्होंने खराब घोषित कर दिया। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटियों के थ्रू आ जाएंगी, उसमें वो एक वर्ड गुणवत्ता है कि भाई गुणवत्ता के आधार पे खरीदा जाएगा। तो गुणवत्ता तो किसान की कभी अच्छी होती नहीं है। जब कॉरपोरेट ये चीज़ करेगा तो वो क्यों करेगा ये? तो मतलब इसका मतलब हम वापस उस पुराने सामंतवाद वाले में चले गए हैं। नील की खेती दोबारा होएगी कि हम खेती करेंगे और उनको देंगे। अभी हमारे बजट में ये चीज़ करी है साहब, ड्रोन आएगा वो आएगा, पर ड्रोन किसान को क्या देगा? किसान को तो कुछ नहीं देगा ना। तो हमारे को संसद में क्या हो रहा है उस चीज़ के सापेक्ष जब तक हम नहीं सोचेंगे, उसके बराबर नहीं सोचेंगे, तब तक हमारा कोई भला नहीं होएगा। हमारे नेता, आज बड़ा दुर्भाग्य की बात है, कोई नेता नहीं बोलते हैं। उनको फ़ोन करते हैं हमारे जैसे आदमी तो वो बड़ी हैंकड़ी में बात करते हैं। उनको ये नहीं पता आप किस चीज़ की हैंकड़ी में बात कर रहे हो। भाई किसान के जो मुद्दे हैं, आप किसान के मुद्दे पे आप 13 महीने आम किसान बैठा रहा, किसान थे तब आप नेता बने, तो आपको उनकी बात करने की जिम्मेदारी बनती है ना। नहीं, कौन करेगा उनकी बात? तो किसान तो अभी बेचारा जो फावड़ा लेकर के खड़ा है उसके पास में कहाँ समय है। मैं खुद खेती करता हूँ, मुझे पता है किसान के पास में कितना समय होता है। मैं समय निकालता हूँ तो मैं मेरा खेत में से कुछ न कुछ नुकसान करके फिर बाद में समय निकालता हूँ, ऐसे समय नहीं निकलता है। पर हमारे नेता ये हैं जो नहीं दे रहे हैं। तो उसमें अब हमने ये पकड़ा है कि भाई अपने आम किसान को जागरूक कर दो, छोड़ो सब चीज़, जागरूक कर दो उनको कि भाई आपके खिलाफ ये नीतियाँ बन रही हैं। वो जानने लग जाएगा, वो सवाल जवाब करेगा, तब ही एक रास्ता है बचने का, बाकी और बचने का कोई रास्ता नहीं है। किसानी आंदोलन जब दिल्ली पहुंचता है तो सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे ज़्यादा चर्चा होती है कि ज़्यादा किसान हरियाणा पंजाब से वहाँ पहुँचती हैं। लेकिन राजस्थान का जब किसान पहुँचता है तो फिर अलग चर्चा छिड़ती है, क्योंकि राजस्थान से किसी ने सोचा नहीं था कि राजस्थान से भी किसान आएंगे। क्योंकि राजस्थान का अगर हनुमानगढ़ और गंगानगर की बात की जाए तो वो पंजाबी बेल्ट हैं, वहाँ से आने की उम्मीद थी। लेकिन आप यहाँ से पहुँचे तो कितनी का आपकी एफर्ट लगे लोगों को ये समझाने के लिए कि नहीं ये हमारे खिलाफ काम हो रहा है? क्योंकि उस टाइम सरकार का आईटी सेल या फिर सरकार ये काम कर रही थी कि नहीं जो ये लोग कर रही हैं तो गलत कर रही हैं। देखो, इसमें एफर्ट उस समय कोई ज़्यादा नहीं लगा था हमारे एरिया से भी। उसकी वजह थी कि आज से ठीक 100 साल पहले हमारे एरिया में एक किसान आंदोलन हुआ था 1925 से लेकर के, जिसको ये मान लो कि 1955 तक यहाँ के लोगों ने लड़ा था। तो गांव-गांव में उन चीज़ों की चर्चाएं होती थी। उस वजह से फिर हमारे जो किसान आंदोलन उस समय हुआ था, उस वजह से हमारे क्षेत्र के अंदर शिक्षा आई। शिक्षा आने से लोग बाग घर से बाहर निकले, दुनिया देखी। तो हमारे जो क्षेत्र का जो किसान है या किसान पुत्र है या गांव वाले थे, वो जागरूकता में तो पहले ही थे, परंतु समस्या हमारे एरिया में ये थी कि संगठन नहीं था। संगठन नहीं होने की वजह से सारी समस्याएं आई। किसान सभा वाले थे तो वो एक संगठन था, वो अपने हिसाब से गए थे। तो फिर मैंने यहाँ से मेरे जो भी आदमी थे, जानकार थे, उनको कहा कि भाई अपन को सांजापुर जाना है। तो जिस दिन सांजापुर गए थे, मैं दूसरे दिन ही सांजापुर पहुँच गया था गाड़ी लेकर के, हम हमारा तंबू वम्बू लेकर के, क्योंकि मुझे पहले आंदोलन लड़ने का अनुभव है। जब मैं कॉलेज टाइम में था तब मैं 2 महीने घर से घुसा था, 2 महीने। उसमें हमने आरक्षण ये ओबीसी का लागू करा था, उसके खिलाफ आंदोलन लड़ा था और बड़ा वेल प्लान आंदोलन लड़ा था। एक ऐसा आंदोलन था जिसमें 1 रुपये की हमने हेर फेर नहीं होने दी थी और बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर हमने 2 महीने चलाया। कोई भी उत्पात नहीं होने दिया। पूरे देश में जैसे आगजनी होने से लेकर के सब चीज़ टूट फूट हुई थी, जोधपुर में हमने ऐसी चीज़ नहीं होने दी थी। तो आंदोलन का मुझे छोटा मोटा अनुभव था। दिक्कत दूसरी ये आई थी कि पिछले 25 साल के अंदर हमारे जो जवान थे उनकी कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं हुई। इन लोगों ने इस तरह का एक ढांचा बना दिया था कि इनको कोई आंदोलन लड़ना नहीं पड़ा। ये हमारे साथ में सबसे बड़ा दुर्भाग्य की चीज़ हुई। तब उस समय मैं यहाँ मेरे क्षेत्र से निकला, मैंने कुछ लोगों को मोबिलाइज़ करा, फिर चले गए वहाँ सांजापुर। सांजापुर जाने के बाद में लोगों में चर्चा हुई कि देखो वो भी गया है
जगह जगह फ़ोन करता था मैं। उस समय तो मैं आंदोलन में घर पे कम ही आता था, मैं वहीं रहा, या फिर आता था तब क्षेत्र में घूमता था लोगों को। बाकी फिर बाद में लोगों ने अपने आप ही फिर बाद में हो गए। फिर जिनको हम कहते थे भाई आप हमेशा नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, वीक में छुट्टी होती है, तो छुट्टी वाले दिन हमारे एरिया क्षेत्र से खूब आदमी जाते थे, बीच बीच में वैसे भी जाते थे। फिर लोगों के ऐसे हो जाता है, देखो वो गया है मैं नहीं गया हूँ, तो इस तरह से करके मूवमेंट बन गया था फिर यहाँ पर भी। अच्छा, आप जाट थे, तो ये सिक्खी का आपको कब पता चला? जैसे कि यहाँ आपने बताया कि 500 किलोमीटर के एरिया में कोई सिख नहीं है, तो सिक्खी के बारे में कब आपकी जिज्ञासा बढ़ी, कब आपको ये लगा कि हाँ मेरे को इसके बारे में जानना चाहिए? देखो मैं आपको बताया, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि गांव जब आ गया था तब मैं ज़्यादा एकांत में रहता था। तो एकांत में रहने का एक फ़ायदा होता है कि आप पूरी दुनिया को देखते हो। उस समय एकांत में रहते हो तो पूरी दुनिया को देखते हो, पूरी दुनिया को वॉच करते हो, वो क्या कर रही है, वो क्या नहीं कर रही है। हम अक्सर ज़्यादातर आदमी क्या चीज़ों में घुला मिला रहता है, उसमें समय नहीं देता है, तो उसको समय नहीं होता सोचने का। तो मैंने वहाँ ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि मेरी जो कौम है वो पाखंड के दौर में चली गई है। हमारे क्षेत्र में पहले जो हमारी संस्कृति थी, जो भजन संध्याएँ होती थी, उसमें शब्दवाणी भजन गाए जाते थे। मसार की बात यही चीज़ पकड़ी, शब्दवाणी भजन गाए जाते थे, और शब्दवाणी जो हैं वही गुरु ग्रंथ साहब के अंदर है। भाई बाबा बुल्ले शाह हैं, बाबा फरीद हैं, बाबा कबीर हैं, धन्ना जाट जी हैं, तो इनकी जो वाणियाँ हैं यही हम लोग गांव में गाते थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा ये चीज़ ब्रीच हुई कि हमारा आदमी इस चीज़ से दूर हो गया, शब्दवाणी से। आज हमारे जो भजन हैं वो गाए जाते हैं, भाई बालाजी तू आज यार, गणेश जी तू आज यार, ये आ जाते हैं। तो ये तो हमारे थे ही नहीं भाई। ये कहाँ से आए फिर? ये देखो, ये लोग जो ऊपर राज करता है, राजतंत्र होता है, वो सोसाइटी को हमेशा तोड़ के रखने की कोशिश करता है। पहले एक कबीला था, तो उसको तोड़ने के लिए इन्होंने क्या करा कि गांव में 2 पटेल बनाए कि गांव 2 फाड़ रहे। फिर बाद में उससे नहीं हुआ, तब इन्होंने जैसे हमारा एरिया, अब कहने को तो जैसे हमारे एरिया को शिक्षित करा, परंतु इन्होंने शिक्षित नहीं करा, वो गुलामी बनाने के लिए यहाँ शिक्षा दी, और शिक्षा दे करके हमारे आदमी को शहर में ले गए। शहर में ले जाने से क्या हुआ कि जो संयुक्त परिवार था वो एकल परिवार में आया, और एकल परिवार में जब आ गया तब इन्होंने क्या दिया कि भाई औरत को आज़ाद करो, औरत तो ये है, औरत तो गुलाम है और है, तो औरत को भी नौकरी देनी चालू कर दी। औरत को नौकरी देनी चालू कर दी तो उससे क्या हुआ कि हम आज हमारा एकल परिवार भी टूट रहा है। भाई सरकार अगर नौकरी देना चाहिए तो किसी पति पत्नी को एक जगह में नौकरी नहीं दे सकती क्या? दे सकती है, पर तो नहीं देती है। एक पति तो बंगाल नौकरी कर रहा है, पत्नी कर रही है दिल्ली के अंदर नौकरी, कानूनों में तो है, पर तो नहीं देते हैं ये। तो इनको असल में ये चीज़ तोड़नी है। तो जड़ से हटाने के लिए जब किसी समाज को उसकी जड़ से हटा दिया जाता है तो वो पेड़ सूख जाता है। वही चीज़ है, आपको जब यही नहीं पता कि हमारा इतिहास क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, तो फिर आप उनके अनुसार ही चलोगे। तो ये इसलिए आया है। अब जागरूकता हमारे में, जागरूक आदमी हैं उनकी वो होती है, जिम्मेदारी बनती है कि भाई आप ये चीज़ करो। तब मैंने फिर बाद में सिख स्वरूप में आया। मैं खालसा सजा 25 दिसंबर 2021 को अकाल तख्त साहिब से वहाँ जा कर के खालसा सजा पूरे सिख स्वरूप के अंदर मुझे, क्योंकि दिक्कत नहीं थी इसमें। दिक्कत इसलिए नहीं थी कि मैं नशा पता करता नहीं हूँ। मेरा रूटीन फिक्स था, सुबह जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग उठना, मुझे घर के काम करना, फिर खेत चले जाना, दिन भर खेत में काम करना, शाम को मेरे घर वापस आ जाना। और शादी होने के बाद में मैं कहीं मेरे घर छोड़ करके गया नहीं बिना काम के। मेरी पति पत्नी हम साथ में गए। तो जो वहाँ वो कंडीशंस लागू करते हैं वो मैंने पहले भी फॉलो कर रहा था मैं, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि मैं तो जैसा पहले था वैसा ही अब हूँ। मैं सिर्फ सिख स्वरूप में इसलिए आया कि मैं एक संदेश देना चाहता था मेरी कौम को कि ये जिस पाखंड में आप लोग जा रहे हो ना, इसमें हमारा कोई भला नहीं है। और ये किसान आंदोलन ने सिद्ध भी करा। भाई गुरुद्वारा था, जब समय आया तो गुरुद्वारा ने वापस रिटर्न करा। हम मंदिर में देख करके आते हैं, मंदिर में देख करके आते हैं तो वो वापस रिटर्न हमारे को आया नहीं। उल्टा उन्होंने जहर फैलाया कि ये देशद्रोही है, ये और है। अरे भाई आज किसान है वो देश की लाइफ लाइन है। कोरोना ने ये चीज़ सिद्ध कर दी। उसके बाद में फिर ये हमारे को देशद्रोही किस चीज़ की करें? ये सभ्यता बसाई हुई है मेरे
हमारे पूर्वजों ने उत्तर भारत के अंदर ग्रामीण सभ्यता बसाई हुई है। 200 साल पहले यहाँ शहर थे ही नहीं। और फिर दूसरी बात, मैं मेरे जो कौम के आदमी हैं उनको कहता हूँ, अभी वो सुब्रमण्यम स्वामी वाला कई बार चलता है वो कि हम जाटों को शूद्र मानते हैं। तो भाई शूद्र मानते, तुम हमारे को शूद्र मानते हो तो हम तुम्हारे साथ में क्यों रहे फिर बाद में? भाई जब आप हमारे को शूद्र मानते हो तो हमारा आपके पास में रहने का क्या फायदा है? हाँ नहीं, हम आपके घर में नहीं रहेंगे। क्यों रहे हम आपके घर में? हमारी जो सभ्यता थी उसमें समानता की व्यवस्था थी। ये झूठी कहानियां हैं, ये इन्होंने, मैं आपको बताऊं, इन्होंने आज से तोड़ नहीं रहे हैं। 1925, 1926 और 1923 इन्होंने 3 चीज़ें स्थापित करी उत्तर भारत में। एक तो समता, एक इन्होंने जमात और एक संघ। संघ के थ्रू तो इन्होंने हिंदुत्व का फैलाव करा, जमात के थ्रू इन्होंने मुस्लिम धर्म को गाँव में फैलाया, और समता के थ्रू इन्होंने जो शेड्यूल कास्ट वाले हैं इनको फिर बाद में एक अलग धड़ा कर दिया। आज ये चीज़ साफ दिख रही है, मुसलमान हैं, हिंदू हैं और अम्बेडकराइट हो गए। ये फिर समता वाले इन्होंने अम्बेडकराइट का रूप ले लिया। वो लोग कहते हैं हमारा शोषण हो रहा है साहब, परंतु असल चीज़ क्या है वो लोग भी नहीं, उनको जैसा पढ़ाया गया, ये किताबें लिख लिख करके जहरीला जो साहित्य दिया गया वो सीख लिया। चमड़े का गांव में जो पहले चमड़े का काम करता था उसका खुद का एक कुटीर उद्योग था, वो इन्होंने छीना। जैसे आज हमारे ज़मीन ये छीनने की तैयारी कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली देखो कोरोना काल के बाद में सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि पहले क्या क्या चीज़ें हुई थी। 1890 के बाद में और 1920 तक ये लोग महामारियां लाए और इन्होंने चमड़े का व्यापार छीनने के लिए इन लोगों को घोषित करा कि ये सारी जो मौतें हो रही हैं इनकी वजह से हो रही हैं। ये समाज दूर हो गया, इनका चमड़े का व्यापार छीन लिया। मैं इनको कहता हूँ तो तुम चमड़े का काम करते थे, कुटीर उद्योग था तुम्हारा, वो तो तुम तो हो गए अछूत चमार, और जो चमड़े का व्यापार करने वाला हो गया वो हो गया चमड़िया सेठ। ये दोगली नीति कैसे भाई? फिर अगर ये लोग आपको ये चीज़ मान रहे हैं तो आप इनके साथ में क्यों रहते हो? इनको कहो भाई हम फिर आप वाली चीज़ नहीं मानेंगे। जहाँ समानता मिलती है वहाँ जाएं भाई, जहाँ समानता। पहली बात तो ये धर्म का कंसेप्ट तो बहुत लेट आया है। अब ये जो लड़ाई आज की नहीं है, ये उस समय थी। तो तब हमारे जो गुरु थे उन लोगों ने क्या है कि जो गुरुवाणी में जो भी चीज़ गुरु ग्रंथ साहब में जो संकलित करा है ये एक्चुअल में हमारी संस्कृति है, उसमें और कुछ नहीं है। आज सिक्खी में, आज इस समय सिक्खी में जो हेड ग्रंथी हैं वो भारतीय संविधान के अनुसार एक शेड्यूल कास्ट से आते हैं। ये भारत के संविधान के तहत ये जातियाँ बनाई हुई हैं, इसलिए हमारे आज जाति का कॉलम नहीं हुए तो हम ये प्रश्न उठाए नहीं। सिक्खी सबको समानता देती है। और मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ ये हमारी, मैं फिर बात कहता हूँ दोबारा, ये सभ्यता हमारी, मेरे पूर्वजों की बसाई भी है। और हमारी समानता की विचारधारा थी, हमारे में ऊंच नीच की विचारधारा नहीं थी। और जिस ऊंच नीच की विचारधारा में जो करता है, मैं तो ये इसीलिए मैं सिख स्वरूप में आया कि भाई मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं नहीं रह सकता इसके अंदर। चाहे उसके लिए कोई भी चीज़ मुझे कोई भी दंड भुगतना पड़े, कोई भी परेशानी आए, तो वो चीज़ मैं मेरी कौम को संदेश देने के लिए इस सिख स्वरूप के अंदर आया। रानी जी, जब आपने सोचा कि मेरे को सिख बनना है तो सबसे पहले आपने ये बात किससे शेयर की, किसको बताया कि भाई मैं ऐसा ऐसा करने जा रहा हूँ? परिवार नहीं, ये उसमें क्या हुआ था कि किसान आंदोलन में सांजापुर पे बैठे रहते थे तो साहब हमारा जाट जैसे देसी भाषा में कहते हैं जैसे बटपटी खाने लग गया कि अब हिंदू नहीं रहेंगे, ये तो हमारे को शूद्र कहते हैं, ये हमारे को देशद्रोही करें इसलिए हम तो सिख बन जाएंगे। तो उसमें बड़े ताज्जुब की बात है, उसमें कुछ लोग ही रहे थे हम, और बाकी के तो क्या है, किसी को मैंने फ़ोन करा कि मैंने कहा भाई आपको बनना, अब हम सिख बनेंगे। बोले यार वो मेरे तो बेटे ने कहा है कि अपने क्या, अपन तो ऐसे ही गुरुद्वारा जाएंगे, किसी को किसी ने डराया, किसी को पत्नी ने डराया वो करके। तो मेरे जैसे क्षेत्र के अंदर प्रचलन है कि भाई मेरे से माथा पड़ी, जिसके 2 सिर हो वो मेरे माथा पड़ी करे। तो मेरे को तो किसी ने देखो कुछ कहा नहीं। बाकी मैं इस चीज़ में धन्यवाद सबसे ज़्यादा मेरी पत्नी को दूँगा कि इस दौर में, जैसे मैं एक आपको जैसे बताया था, मैं एक कॉन्वेंट एजुकेटेड था और एजुकेशन आज एक बहुत बड़ा उद्योग है। मेरी पत्नी MSc माइक्रोबायोलॉजी है। ये उस समय जब लास्ट में हम लोग खेती करने आए थे तो वो वहाँ कोचिंग में पढ़ाती थी, तो हमारे पास में एक बड़ा ही लग्जरियस जीवन था। वो छोड़ करके आई, उसने मेरा हर कदम पे साथ दिया। मतलब वो मेरा अगर विरोध कर देती ना तो शायद हो सकता था कि फिर घर में लड़ाई होकर के वो चीज़
सफल नहीं होती। सफल नहीं होती है। उसने मुझे सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर परिवार आपका साथ देता है, बच्चे या वाइफ आपके साथ देती है, तो आदमी कोई भी नामुमकिन काम को करने के लिए मुमकिन कर देता है। हाँ, तो वो मेरे वहाँ से मेरे परेशानी नहीं हुई। हाँ, मेरे बच्चे को ज़रूर गांव में लोगों ने कहा पीछे से, तो बच्चा ज़रूर जैसे थोड़ा बहुत टॉर्चराइज ही देता था। तो मेरी वाइफ कहती थी कि भाई जब मेरे को परेशानी नहीं है तो तेरे को परेशानी क्यों है। फिर मैं भी उसको समझाया, मैंने कहा बेटा शुरू में देखो सब लोग ऐसे ही करते हैं और सब शांत हो जाएंगे। मेरा जो परिवार है, खास परिवार है, वहाँ से देखो मुझे बहुत समर्थन मिला उस चीज़ में, उसमें किसी चीज़ का विरोध नहीं और नहीं। और बाकी किसान आंदोलन के बाद में इन लोगों ने ये क्या है, अपने हिंदुस्तान में सब चीज़ के प्रोपेगेंडा चलते हैं, कोई चीज़ सही चीज़ नहीं चलती है। मतलब किसान आंदोलन ने सिख की जो छवि थी ना, वो जो बनाई हुई थी जो छवि, वो छवि तोड़ करके और एक सेवाधारी सिख की, और कि सिख वास्तव में इस देश को इतना बड़ा योगदान सिखों के अलावा दूसरा कोई नहीं दे सकता है। तो ये छवि तोड़ी। तो आज के टाइम में अब जो ये पहले जैसे कहते थे सिखों को कि ये सब देश तोड़ने के और कर रहे हैं, तो लोगों के अब वो दिमाग से वो चीज़ निकल गई है। वो चीज़ नहीं है कि कौन ये लोग तोड़ने वाले हैं या जोड़ने वाले हैं, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि 200 और कुछ आदमियों को फांसी लगी थी, 213 या 12 ऐसे आज़ादी की लड़ाई में, उसमें से 195 सिख थे। 80 से 90% जो, हाँ, ये तो 90% से भी ऊपर हो गया ना। और फिर बाद में हमारा चाइना का जो युद्ध हुआ था, उसमें इंदिरा गांधी ने उसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई हमारे पास में धन की कमी है, तो जो पूरे देश से सोना इकट्ठा हुआ था उसमें से आपको पता होना चाहिए 90% जो सोना था वो सिखों का था। अभी तो प्रोपेगेंडा के तहत क्या है कि टीवी पे, मीडिया पे, कॉरपोरेट के कब्जे के लिए प्रोपेगेंडा पे प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा पे प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा पे प्रोपेगेंडा चलाते हैं। इसलिए परंतु किसान आंदोलन ने क्या है कि ये भ्रम दूर कर दिया, सब कुछ साबित कर दिया कि हाँ, आम लोग ही, हाँ, बिल्कुल ये चीज़ साबित कर दी कि भाई ये जो प्रोपेगेंडा झूठा है। तो अभी फिर जो आपका बच्चा है वो डिमोरलाइज नहीं होता गांव वालों की बात सुन के, या क्योंकि रिश्तेदारी होती है उसके क्या बोलते हैं, मामे हैं उनके, उसकी मौसी होगी, तो वो नहीं उनको बोलते कि आप जाट थे क्या बन गए, सरदार कैसे बन गए? या नहीं, ये किसान आंदोलन ने मेरे लिए रास्ता बड़ा आसान कर दिया, ये ख़त्म हो गई चीज़। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैंने तो फेस नहीं करी। तो अच्छा, आपने जब अमृत छका आपने, तो आपने क्या चीज़ नोटिस की कि ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, या फिर आप पहले ही मतलब उस चीज़ में नोटिस करके आए थे? कैसा था आपका जीवन पहले? देखो, जीवन में तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने आपको बताया था ना जैसे कि अमृत छकने के बाद में जैसे वहाँ जाते ही सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि वहाँ जाते ही जैसे आप जाते हो तो वो कहते हैं भैया कोई लोभ लालच पे नहीं आना, आपको जब भी कौम कहती है तब आप सिर देने के लिए तैयार रहोगे तो आना, आप यहाँ नहीं आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जैसे कई दूसरे धर्म हैं, वो लोग लालच देते हैं, पैसा देते हैं, कोई कहता है हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और दूसरी चीज़ थी वो मैंने पहले आपको बता दी थी, मैं मेरे नियमों से चल रहा था तो मुझे वो तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। कि जो ये बेल्ट है तो यहाँ पे सारा तकरीबन हिंदू बेल्ट है ना, हिंदू लोग हैं, तो आप एक लॉबी है जो हिंदुओं पे हावी है, जो हिंदुओं के लिए काम करती है, उससे टूट के बदलाव करके एक नया जीवन स्टार्ट करना। क्योंकि ये बोलते हैं कि सिख के 2 जन्म होते हैं, एक माँ की कोख से और एक जब वो अमृत छकता है, तो आपने ये दूसरा जन्म लिया है। तो उस लॉबी से आप टूट के आए, तो कैसे संभव कैसे किया ये सब कुछ? नहीं, उस लॉबी में तो हम थे ही नहीं कभी, वो तो इन्होंने डाल दिया था हमारे को। तो भाई हम उस लॉबी में कब थे? भाई हमारी जो संस्कृति है, हम तो 4 गोत छोड़ के शादी करते हैं, जबकि ये तो 2 ही गोत टालते हैं, खुद की और माँ की। अच्छा। भाई ब्राह्मण तो अपनी दादी की गोत की बहू ले आता है। अच्छा। जबकि हम तो 4 गोत टालते हैं, दादी की भी टालते हैं, नानी की भी टालते हैं। तो हमारी और इनकी संस्कृति का कहीं मेल नहीं है। हम तो विधवा विवाह करते हैं, हम तो हमारी घर में विधवा हो जाती है तो उसका विवाह करते हैं, उसको घर से बाहर निकालते नहीं है। ये लोग तो विधवा को जलाते थे।
हाँ सती करते थे तो जलाते थे उसको, या उसका शादी नहीं करते थे उसको, बेचारी को उसका खान पान से लेकर के उसका बड़ा कठिन जीवन होता था। जबकि हमारे तो संस्कृति में ये चीज़ नहीं थी। हमारी संस्कृति में आज ये कहते हैं औरत की समानता में, आपको मैं बताता हूँ, हमारी जो औरत है वो हमारी जो घर की अर्थव्यवस्था वो औरत के इर्द गिर्द घूमती है। हमारी औरत घर में डिसीजन लेती थी पहले भी। जो बड़े से बड़े चौधरी पंचायत में जाता था कोई बात कहने के लिए तो उसको पहले कहते थे कि ऐसा नहीं हो तेरी मूंछ नीची हो जाए, तेरी घरवाली से पूछ करके आ जा पहले। तो ये चीज़ सिद्ध करती है कि हमारे औरत की बड़ी वो इज्जत थी। फिर हमारी औरत घर में नहीं रहती थी, हमारी औरत घर का काम भी करती थी, वह हमारी औरत खेत में भी काम उतना ही संभालती थी। ये शुरू से ही था। जैसे आदमी हमारे क्षेत्र के अंदर लोग बाग मिर्च लाना और लाना थ्रू, क्योंकि एडवर्स कंडीशंस में हम लोग रहते थे रेगिस्तान के अंदर, तो हमारा आदमी थोड़ा बहुत बाहर जाता था तो पीछे से घर को औरत ही संभालती थी। तो हमारे तो ये चीज़ है नहीं, इनके तो कंसेप्ट, इनके तो जैसे औरतें बाहर नहीं, पहले ये था पर्दे में रहती थी और रहती थी, बाहर नहीं जाना है और नहीं जाना। हमारे तो सब चीज़ें करती थी औरतें, तो हमारा और इनका तो कोई लेना देना ही नहीं था। ये तो आज़ाद होने के बाद में 1947 के बाद में इन लोगों ने जैसे वो संविधान में वो चीज़ कर दी कि मुस्लिम्स और ईसाइयों के अलावा जो भी हैं वो उनको सबको एक हिंदू वाले कॉलम में डाल दिया इन्होंने। आपने अपने आप को हिंदू मानना कब छोड़ दिया कि मैं आज से हिंदू नहीं हूँ? भाई ये तो किसान आंदोलन के टाइम में जैसे अथॉरिटी रूप से घोषित, उसमें मैं क्या, उसमें तो बहुत लोगों ने वो चीज़ करी। और ठीक है, जैसे मैं तो खालसा सज गया, वो बेचारे सजे नहीं, पर हालांकि वो बात तो अभी भी करते हैं इसकी पाखंड की। और अब हमारे समाज में बड़ी खुशी है कम से कम कि जो युवा हैं वो इसको, और नहीं तो पाखंड को तो लात। देखो ये जो जाटों में रुझान सिक्की की तरफ आया, ये एकदम से नहीं आया है। इससे पहले तो जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी तो उस समय सब के सब जाट बिल्कुल कट्टर हिंदू बन गए थे। परंतु जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए उस समय बाकायदा मीडिया में रिपोर्ट चली है और मीडिया में हेडलाइंस थी कि जाटों के और मुसलमानों के दंगे हुए हैं। क्यों भाई, हिंदुओं के और मुसलमानों के दंगे क्यों नहीं इन्होंने चलाई उस समय? तब उस समय जो लीडिंग आदमी थे, जो बौद्धिक वर्ग था, उसको समझ में आ गया कि हमारा हिंदुओं के साथ में कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में 1-2 साल बाद में जो हरियाणा में जाटों का आरक्षण आंदोलन चालू हुआ और हमारे, मैं आंकड़ा भूल गया कितने जवान बच्चे मरे थे, उस समय ये बात क्लियर हो गई थी कि ये लोग हमारे को हिंदू नहीं मानते हैं। तब जाटों में जो जागरूक थे उन लोगों ने ये पक्की धारणा कर ली थी कि भाई जब हमारे को हिंदू नहीं मानते तो हम क्यों रहें इनके साथ में, क्योंकि सिक्खी है वो हमारी संस्कृति के साथ में लगती जुगती है। तो सिक्खी की तरफ रुझान उसी समय हो गया था। फिर ये किसान आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन ने इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर दी कि भाई अब जाटों को हिंदुओं के साथ में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये हमारा घर नहीं है। क्यों, ये बार बार तो हमें ये कहते हैं कि साहब आप शूद्र हो, तो हम तो वर्ण व्यवस्था में तो फिट ही नहीं बैठते थे। जब फिट नहीं बैठते हैं तो हम कहाँ जाएं फिर बाद में? तब हमारे पास में जो सिक्खी स्वरूप है उसमें जाना ही हमारा रास्ता है, क्योंकि वहाँ पर समानता है और हमारी जो संस्कृति थी वो समानता की संस्कृति थी। तो हमारा रुख फिर बाद में सिक्खी की तरफ हो गया। अब आपको फिर से बहुत बहुत मुबारक नए जन्म की, सिक्खी स्वरूप में आने की, सिख बनने की। और हम आस करते हैं कि आपका जो ये जीवन है पहले के जीवन से अच्छा रहे। आप लोगों को कोई संदेश देना चाहोगे, अपने परिवार को, अपने समाज को, या फिर ओवरऑल जो आपको लोग देख रहे हैं USA, कनाडा या इंडिया में? जो देखो, मैं संदेश तो यही देना चाहूँगा कि जो लोग बाहर चले गए हैं, विदेश रह रहे हैं, सबसे पहले तो वो देखो, आप साल में कमाई और पैसा ही सब कुछ नहीं है। आप अपने गांव आओ, महीने 2 महीने रहो, अपने बच्चों को रहना सिखाओ। यहाँ पर जड़ों से हम दूर हो जाते हैं तो हमारा सारा ही कुछ ख़त्म हो जाता है। और जो शहरों में चले गए हैं उनसे मेरी विनती है कि आप अपने बच्चों को वापस कम से कम महीने में 2-3 दिन, 15 दिन, जब भी आपको समय मिलता है तब आया करो। नौकरी और व्यापार ही सब कुछ नहीं है। आप गांव में आओ, रहा करो, बच्चों को गांव में रहना सिखाओ।
ये आने वाले जो 50 साल हैं ये बड़े हिंदुस्तान के लिए बड़े विकट हैं। एक जो पौध है ये बड़े विकट समय से गुजरेगी। और दूसरी बात है, हमारे को जो खेती से जुड़े हुए आदमी हैं, कोई सोचेगा कि भाई ये अपने धर्म का ये सिख बन गया इसलिए इसका प्रचार कर रहा है। आपको या तो सिक्खी स्वरूप में आना पड़ेगा, आप नहीं आते हो तो आप गुरुद्वारा में जाना चालू करो, आप गुरुद्वारा में नहीं जाना चाहते हो तो आप खापों पे और पंचायत पे काम करो। आप खापों पे और पंचायतों में काम करो, अल्टीमेटली वही चीज़ है। चाहे हम सिक्खी में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, खापों पे काम करते हैं, पंचायतों में काम करते हैं, हमें हमारे गांव मजबूत करने पड़ेंगे। जो शहर में रह रहे हैं वो भी इस चीज़ में गांव को मजबूत करने में योगदान दो। गांव मजबूत होएगा तो हमारी जड़ें नहीं हिलेंगी। तो जो आपने कहा कि बच्चों को लाओ, तो बेसिकली जो बच्चों की जड़ें हैं वो मजबूत होंगी तो आगे उनका जो बेस अगर स्ट्रांग होगा तो आगे वो कहीं पे मार नहीं खाएंगे। बिल्कुल भाई, ये तो यहाँ तो देखो योजनाएं बना रहे हैं, योजना पे योजनाएं बनाने की इनकी ज़मीनें कैसे छीन ले। आज को अब देखो, जैसे सपोज मान लो कि किसी देश में पता नहीं क्या चीज़ हो जाए। अब जैसे यूएसए में गूगल ने और इन कंपनियों ने लगभग लाख आदमी निकाल दिए हैं वहाँ से, वो दूसरे काम ढूंढते फिर रहे हैं या अपने देश आओ। तो आपके पास में, हमारे पास में देखो, कोरोना ने ये चीज़ सिद्ध करी कि हमारे पास में जब तक ज़मीन है, जब तक हमारा कोई बाड़ी बांका नहीं कर सकता है। तो मैं ये चीज़ बार बार इसलिए कहता हूँ कि बच्चों को भी उस ज़मीन से वो आएगा तभी प्रेम होएगा। वो जब आएगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं होएगा, तो वो उसको प्रेम क्यों होएगा उस चीज़ से। धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, क्योंकि हम पंजाब से चल के आपसे मिलने आए तो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सभी सुनने वालों को और को आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਣੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੱਚਅਪ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਈ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ, ਹਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।